दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। पहली कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना पारित की जाएगी, लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले ही दिन जेपी नड्डा जी को झूठा साबित कर दिया। इनको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे। अपने एजेंडे से हटकर दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे उन पर काम करना चाहिए। कितनी ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ किराए के लिए मोहल्ला क्लिनिक का नाम दे दिया गया, जहाँ ना डॉक्टर आए ना कुछ आए हैं। तो अगर इन लोगों ने खाया है, रिपोर्ट में साबित होगा तो निकाल लिया जाएगा, लौटाना पड़ेगा। यही मोदी का मॉडल है जिस पर चलते हुए रेखा गुप्ता ने कैबिनेट का ब्लूप्रिंट यमुना तट पर ही बता दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना सफाई उनकी सरकार की प्राथमिकता है और मोदी ने दिल्ली को जो गारंटी दी है वो गारंटियां पूरी की जाएंगी। आज इसी पर हम करेंगे बड़ी चर्चा। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, मेरे साथ अनुराग ढांडा हैं, आम आदमी पार्टी के, मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं। उनका अभिनंदन है आज की इस विशेष चर्चा में, बड़ी चर्चा में, आज के स्पेशल एडिशन में। प्रेम शुक्ला और मैं सीधा अनुराग ढांडा, पहले आपका रुख कर लेता हूं। अनुराग ढांडा, 50 सेकंड में आपसे सवाल है। 240 जब आए थे तो आपको भी लग रहा था कि अब तो दिल्ली आ ही गई पास। राहुल गांधी ने तो लिखित में गारंटी दे दी थी, हम पहले हरियाणा जीतेंगे, फिर हम महाराष्ट्र जीतेंगे, फिर हम दिल्ली जीत जाएंगे, और लिख के ले लीजिए गुजरात भी बीजेपी हारेगी और बिहार भी बीजेपी हार जाएगी। तो क्या आपको लगता है देयर इज अ कमबैक ऑफ बीजेपी? आप कह रहे हैं 240 तक आने के बाद सबने सोच लिया, 240 तक ऐसे ही थोड़ी आ गए। एक रणनीति बनी, सारा विपक्ष एकजुट हुआ, सबने मिलके जो एक्सपोज किया इनको, पिछले 10 साल के इनके जो काम थे, उसके बाद ये 240 पे आए थे। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद से फिर सारे चुनाव जीत ही रहे हैं, बीच में चुनाव ये हारते भी हैं। पंजाब के अंदर उपचुनाव हुआ, 4 में से 3 सीटें हम जीते, भारतीय जनता पार्टी का कहीं आता ही पता नहीं था। दिल्ली के अंदर भी एक मजबूत लड़ाई ईमानदारी के साथ हमने लड़ी, हमसे 2% वोट भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा लिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि देखिए हमने बड़ी मेहनत करी। देखिए वो तो यूएस एड डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि 2024 के चुनाव को मोदी को हराने के लिए कितने पैसे वहां से भेजे गए, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, मैं नहीं कह रहा ये कुछ, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। क्या आपको लगता है, सुब्राष्ट्रा आपसे मेरा प्रश्न है, ये एक बड़ा मैसेज है, एक नैरेटिव बिल्ड किया गया 2024 के चुनाव में कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा? क्या आपको लगता है दैट्स अ स्ट्रांग मैसेज फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, फ्रॉम द पीपल ऑफ महाराष्ट्र, फ्रॉम द पीपल ऑफ हरियाणा एंड द पीपल ऑफ दिल्ली, कि देखिए ये नैरेटिव नहीं चलेगा, झूठ की राजनीति नहीं चल पाएगी? देखिए ये नैरेटिव एक ज़माने में शायद चल सकता था अमिश जी, जिस ज़माने में न सोशल मीडिया था, न जनता के पास उतनी सशक्त आवाज़ थी जैसी आज है। पर अब ये नैरेटिव, अब ये डर काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आज हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, वो वोटर हो या देश के प्रधानमंत्री हो या इस देश के कोई विधायक हो या विधायक से जो कंपटीशन में हो वो 4 लोग हों, वो सब अपनी बात उसी सशक्तता के साथ, उसी दमखम के साथ उस पूरे ऑडियंस के सामने रख सकते हैं जो अपने अपने हिसाब से इनको राजनीतिक रूप से साथ रख सकते हैं। और इसमें कोई खतरे वाली बात ही नहीं है। तो इसमें संविधान की बात आएगी कैसे, और संविधान खतरे में है ये कैसे होगा? दूसरी बात, अभी अनुराग ढांडा जी खुद ही बता रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सबको धता बताते हुए खूब सारी सीटें ली, खूब सारे वोट लिए। तो अगर ये गैर संवैधानिक होता हमारे देश का माहौल, तो ये कैसे जीतते पंजाब? अगर गैर संवैधानिक होता तो अभी अनुराग जी आपको गिनवाना शुरू करेंगे कि भाई यूपी में हम झंडे गाड़ रहे हैं, कैसे गाड़ रहे होते अगर वो गैर संवैधानिक हो मामला। तो बात यह है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार संविधान को गाली देते हैं, उसी सुविधा में अगर वो फिट बैठ जाता है तो संविधान की जय जय होने लगती है। ये सब जो शब्द हिंदी का जो है दोहरा मापदंड, वो अब नहीं चलने वाला। ओके, दोहरा मापदंड नहीं चलने वाला। अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है उस टाइम पे तो आपने एक नैरेटिव बिल्ड करा, देखिए ये हो जाएगा, कुल मिलाकर संविधान को बदल देंगे,
लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ पाई। देखिए अमीर जी, आप मान के चलिए 240 आ भी गई थी, आने वाले दिनों में 40 नहीं आने वाली, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र परिप्रेक्ष्य में जो जनता उनको जिस तरह से देख रही है। अच्छा, कोको को फालतू बोलकर आपको लगता है कि आपकी सीटें बढ़ जाएंगी? के बारे में बात ना ही छेड़िए। तो मैं अभी संजय निषाद इनके पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बोला था छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है, सनातनी श्रद्धालुओं की नहीं 30 लोगों की मौतें हो गई और इनके मंत्री छोटी मोटी घटनाएं बताएंगे। जितना मांझी इनके एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री सेंटर में, वो कहेंगे कि वहां पे अपनी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ में 18 लोगों की मौतें होगी तो कह रहे कि वहां क्यों गए थे, किस लिए गए थे, क्या जरूरत थी। ये मंत्री की भाषा होगी, ये सनातनियों के प्रति इनकी भाषा होगी कि सनातनियों की मौत हो जाएगी उसके बाद कहेंगे क्यों गए थे। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि इनके राज्यकाल में क्यों सनातनियों की मौत हो रही है। आज ये ब्रॉडर टॉपिक पे डिबेट है। आपकी आइडियोलॉजी थी समाजवाद आपकी आइडियोलॉजी थी, और आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी थी ईमानदार सरकार देंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, छोटे घर में रहेंगे। उन सबको भी तो धत्ता बता दिया ना आपने। आप समाजवाद को फॉलो कर रहे हैं? आपने भी भ्रष्टाचार की बात कितने आप समाजवाद को फॉलो कर रहे हैं ना, वही बता रहा हूं। आपने समाजवाद को आप कैसे फॉलो कर रहे हैं, उसका एक उदाहरण दीजिए। देन प्रेम शुक्ला जी बोलूंगा। आपने भ्रष्टाचार की बात की तो भ्रष्टाचार का मामला आपने कहा था कि शीश महल को भ्रष्टाचार का म्यूजियम बनाएंगे। सुन लीजिए, तो आप भ्रष्टाचारियों पे जिन पे आरोप लगाते तो उनको आप मंत्री बना देते हो, तो कौन सी बड़ी बात है आप म्यूजियम, आप तो भ्रष्टाचारियों के मंत्रियों का म्यूजियम बनाइए, क्योंकि आपने इतने मंत्री बना दिए भ्रष्टाचारियों का आरोप लगाते लगाते। दूसरी बात, आप समाजवाद की बात, समाजवाद को कैसे फॉलो कर रहे हैं? एक पॉइंट, समाजवाद जिंदा है उत्तर प्रदेश के अंदर में। समाजवादी पार्टी ने समाजवाद जिंदा किया। कैसे? सुनिए, जनता जिसको चुनती है, आप उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हम सभी को टिकट देते हैं, जनता ने चुना है, जनता से चुने हुए। देखो इस देश के अंदर में संविधान जिंदा है, क्योंकि हम आपका वोट बैंक तो यादव मुसलमान है क्या? आपका वोट बैंक तो एमवाई है ना? नहीं, हमारा वोट बैंक पीडीए है और पूरा समाज है। ओके, पीडीए ये समाजवाद को फॉलो कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ईमानदारी को फॉलो कर रही है, और ठीक है आपने बोल दिया। और बीजेपी 240 से 40 पे आ जाएगी। देखिए अमीश जी, सपने देखने पर तो कोई प्रतिबंध है नहीं। समाजवादी पार्टी की कुल औकात जितनी सीटों की मैक्सिमम है, वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में न्यूनतम सोच रहे हैं। भाई समाजवाद आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप नमाजवाद फॉलो कर रहे हैं। समाजवाद आपका फॉलो कर रहे थे, आप तो परिवारवाद में हो महाराज। एक ही परिवार के यादव 5-5, 6-6, कौन सा समाजवाद है आपका भाई? आपका समाजवाद सैफई में नृत्य कराना आपका समाजवाद है? जवाब दे। आपका समाजवाद मुजफ्फरनगर में दंगे हो तो मजहब विशेष के लोगों को यानी मुसलमानों को सिर्फ जो है राहत दी जाए। अरे हिंदुस्तानी है, बार बार मुसलमानों को क्या हिंदुस्तानी नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये क्या आदत होगी भारतीय जनता पार्टी की? आपने ये गलत बात है कि मुसलमान बोलना हिंदुस्तानी नहीं है क्या? हिंदुस्तानी नहीं है क्या? उनका आजादी में कोई आंदोलन नहीं है, उनकी आजादी अभद्रता क्या है? क्या स्टूडियो में स्पेशल एडिशन है? होल्ड ऑन, शांत रहिए, शांत रहिए। ओके, मेक ए पॉइंट। ये बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? मैं तो उनको सुन रहा था ना। शांत हो, 30 सेकंड बोल रहे हैं। अनुराग का ऑडियो डाउन करिए, पीसीआर अनुराग का ऑडियो डाउन करिए। ये बदतमीजी पर क्यों आमादा है भाई? एक के ऊपर एक ना बोले। ओके, बोलिए प्रेम शुक्ला। मैं इनके बीच में एक भी शब्द मैंने बोला क्या? मैं सुन रहा था ना इनके फूहड़ अभद्र कमेंट्स को भी मैं सुन रहा था ना। मैं आप भी जरा सुनिए, संयम रखिए, आपसे पूछेंगे, आप उत्तर दीजिएगा। ईमानदारी की बात कौन कर रहा है? ऐसा बेईमान मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जेल चले जाने के बाद भी सत्ता लोलुपता की पराकाष्ठा करते हुए वो मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र भी नहीं देता है। और ये दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस का टिप्पणी है कि सत्ता लोलुपता की पराकाष्ठा है कि व्यक्ति जेल में बैठा है। यानी लालू प्रसाद यादव भी जेल जाने के पहले उनमें इतनी नैतिकता थी कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन इतने अनैतिक और इतने अहंकारी केजरीवाल थे, और अहंकार की पराकाष्ठा थी ना कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे रहे थे कि आपको मुझे हराने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। अरे महाराज, इसी चुनाव में हरा दिया। अब तो अगर शर्म हो तो कम से कम जो है नाक रगड़ के, जैसे अदालत में गडकरी जी के सामने माफी मांगी थी, अरुण जेटली जी के सामने माफी मांगी थी, जनता के सामने मांगिए। क्या आपको लगता है जिस नैरेटिव को आप बिल्ड करते हुए आए थे, द पॉलिटिक्स यू प्लेड एंड यू प्लेड इट क्वाइट वेल, आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू, प्लेड इट क्वाइट वेल, लेकिन उसी पॉलिटिक्स को आपने धत्ता बता दिया। आपने ईमानदारी की बात करी लेकिन शराब घोटाला हो गया। आपने बोला आप बड़ा घर नहीं लेंगे लेकिन
जो मकान बन के आया सीएम का, जिसको शीश महल का नाम बाद में दिया गया, वो शीश महल बन गया और इतना आलीशान, सिमसिम खुलजा वाले पर्दे और पता नहीं क्या क्या वहां पर चीजें आई सामने। क्या आपको लगता है दैट रियली उसने आपके फोकस को बिगाड़ के रख दिया? जितना झूठ भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है उतना झूठ तो हिंदुस्तान के इतिहास में कोई नहीं बोल सकता। अब ये कह रहे हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे, उसकी जांच कराएंगे। क्यों? क्योंकि इनको दिल्ली के लोगों को जो वादे किए वो पूरे नहीं करने। जांच वाली एक एजेंसी का नाम बता दें प्रेम शुक्ला जी, जो कल इनके पास नहीं थी और दिल्ली में सरकार बनने के बाद इनके पास आ गई हो। सीवीसी इनके पास था। नहीं, जो मैंने सवाल पूछा अनुराग डांडा, आंसर माय क्वेश्चन, क्या जिस पॉलिटिक्स को आप प्ले करके आए उसी पॉलिटिक्स को आपने धता बता दिया? दैट्स माय पॉइंट। ये जनता पार्टी का गढ़ा हुआ एक नैरेटिव है। हम जिस पॉलिटिक्स को लेके आए थे, हम आज भी पूरी मजबूती से उस पर खड़े हैं। दिल्ली के लोगों के लिए पहले सरकार सिक्योरिटी लेकर आज विपक्ष में आपके तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के गगनदीप ओझला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने सवाल करा, मतलब आपके एक सांसद राघव चड्ढा जी मतलब 100 पुलिस वालों की सिक्योरिटी लेके घूमते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि ये वीआईपी कल्चर नहीं है। डू यू थिंक दिस इज नॉट वीआईपी कल्चर? अरे प्रधानमंत्री, देश के लोगों को आप क्या समझ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी 8500 करोड़ के प्लेन में घूमते हैं, उसके बारे में आपने कभी सवाल किया मिश जी? प्रधानमंत्री जी ने एसपी पहले नहीं घूमते थे, पहले नहीं तो घूमते थे कोई भी प्रधानमंत्री, मुझे बताइए। चंद्रशेखर जी नहीं घूमे, मेरे को बताइए। इंद्र कुमार गुजराल नहीं घूमे, देवेगौड़ा नहीं घूमे, डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं घूमे, पीवी नरसिम्हा राव नहीं घूमे, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं घूमे। बताइए, प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, दैट्स द पॉइंट। किसी का भी प्लेन 8500 करोड़ का नहीं था, ऐसे लेविश नहीं। तब भी कितने करोड़ का तो होगा। इन सुविधाओं के साथ कोई प्रधानमंत्री देश के ओके प्रेम शुक्ला आदरणीय धांडा जी, कृपा करके बताइए, शपथ पत्र दायर किसने किया? शपथ पत्र किसने दिया था कि मैं गाड़ी में नहीं चलूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं 2 BHK के कमरे से मुख्यमंत्री का आवास चलाऊंगा? किसने जो है अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा? झूठा लंपट किसको कहा जाए? बच्चों की कसम खाकर कहे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में चले आए। शपथ पत्र दायर करके कहे कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा और 2 राज्यों की सुरक्षा ले ले। शपथ पत्र दायर करके कह, अरे भाई शीला दीक्षित पर आरोप लगाया कि उनके घर में 8 AC हैं और आज और करे कैसे नींद कैसे आती है? दिल्ली की जनता झुग्गी में और 8 AC में शीला दीक्षित जी सोती हैं। कितने AC आपने मकान में लगवाए थे? और मनीष सिसोदिया जी पर तो आरोप है कि वो AC उठा भी ले गए। मैंने ये भी कोई टोटी उठा ले जाए, कोई AC उठा ले जाए और दोनों में गठबंधन हो जाए, बड़ा मैत्री भी रहे। तो ये टोटी और AC की जो मैत्री है, ये भी गजब की है भाई। अनुराग राणा मुझे बताइए ना, आपने कहा कि हम भ्रष्टाचार को जो है लोकपाल कहाँ गया आपका? जनलोकपाल। अनुराग राणा, इसके साथ मेरा एक और सवाल जुड़ा हुआ जो कि लार्जर टॉपिक है। डू यू थिंक ये जो 240 का फैक्टर था और उसके बाद ये अब महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली, डू यू थिंक देयर इज अ मोदी मैजिक और यू डोंट एक्सेप्ट इट टिल नाउ? मैं पहले 2 पॉइंट्स को क्लैरिफाई कर दूं। एक, मनीष सिसोदिया जी का आपने भी नाम लिया, प्रेम शुक्ला जी ने भी नाम लिया। आपके विधायक सरेआम झूठ बोलते हुए पकड़े गए। वो उस ऑफिस में गए, उनसे पूछा गया कि पीडब्ल्यूडी ने क्या आपको लिस्ट दे दी है? उन्होंने कहा मुझे हैंडओवर नहीं मिला इस ऑफिस का। अरे जब हैंडओवर ही नहीं मिला, जब लिस्ट ही नहीं मिला, क्या सामान था क्या नहीं था, तो झूठ बोलते फिरते रहते हैं। पूरी आदत है ऊपर से लेके नीचे। बीजेपी कह रही है कि एक जगह टूटी चुराई जाती है, एक जगह AC चुराया जाता है और दोनों में अलायंस है। अब आप फिर से वही बात कह रहे हैं अमीश जी, मेरे क्लैरिफाई करने के बाद कि बीजेपी का जो नेता ये कह रहा था उसके पास पीडब्ल्यूडी का ना हैंडओवर था ना कोई लिस्ट थी। ऐसे तो वीडियो दिखा रहा था। मोदी जी से लेके नीचे तक इनकी आदत है झूठ बोलने की। कौन व्यक्ति था जिसने कहा था चौराहे पे खड़े होके अगर 50 दिन में नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था वापस खड़ी ना हो तो 50 दिन के बाद मुझे चौराहे पे आ जाऊंगा? कौन व्यक्ति था जो कह रहा था? उससे झूठा कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? कौन व्यक्ति था जिसने कहा था 15-15 लाख रुपए दे दूंगा? फिर उससे झूठा कोई व्यक्ति हो सकता है? ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, प्रेम शुक्ला, क्विक रिएक्शन प्रेम शुक्ला जी, 30 सेकंड, देन सुब्राष्ट्रा एंड अनुराग। देखिए अपने झूठ का, केजरीवाल के झूठ का इनके पास उत्तर नहीं है भाई। अर्थव्यवस्था तो खड़ी हुई 4.8 की फीसदी की वृद्धि दर पर देकर गए थे मनमोहन सिंह और 6.5%, 7% एवरेज रही। तो अर्थव्यवस्था खड़ी हुई, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी और जो है 28 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा से निकाला
और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आंकड़ा है, केजरीवाल के किचन में गड़ा हुआ आंकड़ा नहीं है। और केजरीवाल जो अपने बच्चों की कसम खा रहे थे, उनसे बड़ा झूठा कौन है, उस पर आप कुछ उत्तर नहीं दे रहे हो। कहिए केजरीवाल झूठे थे या कहिए केजरीवाल ने ये कैसे बोलेंगे, ये कैसे बोलेंगे? अरे इस पार्टी के सबसे बड़ा नेता है प्रेम भाई, ये कैसे बोलेंगे वो झूठे हैं? कह दीजिए ना। तो केजरीवाल सबसे बड़ा चोर होता है जो लोगों के विश्वास को चोरी करे, जो लोगों के भावनाओं को चोरी करे। किस पार्टी ने विश्वास का चोरी किया, जरा बता दीजिए। किस पार्टी ने जनता का विश्वास तोड़ा है? वही पार्टी जिसने कहा था कि हम आएंगे और हर घर में आरे को 15 लाख रुपए मिलेगा, हम आएंगे, किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी, काला धन वापस आ जाएगा। काला धन तो आया नहीं, 80 हमारे 10 लाख जो 10 लाख करोड़ बट्टे खाते में और चले गए। 10 लाख करोड़ बट्टे खाते में गए कि नहीं गए? सुनिए, मैं गलत कह रहा हूं, बता दीजिए। पानी पीजिए आराम से। एक ये टूटी का मामला है क्या? वंस इन ऑल सेटल कर दीजिए। उतरी थी नहीं उतरी थी, ये क्या है? मतलब ये प्रेम शुक्ला का मुंह आप बंद करिए, क्योंकि उनके का मामला क्या है ना, वो टूटी उतरी थी कि नहीं जो उतरी लोग, अरे काहे की टूटी? ये वो लोग हैं जो मानसिक रूप से टूटे हुए हैं, जो मानसिक रूप से टूटे होते हैं। अच्छा, आपकी टूटी नहीं है? वो मानसिक रूप से टूटे, हम तो 43 सीटें लाके बैठे हैं, वो 33 में। तो मानसिक रूप से कौन टूटा? अगर टूटे हुए नहीं होते मानसिक रूप से तो सरकार का तंत्र नहीं, तो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करें। उन्हें पता, उनकी आत्मा ही पता है, उनकी आत्मा पता है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके एक एक करके। अच्छा ठीक है, जब अनुराग भदौरिया को हार जाओगे। अनुराग भदौरिया को बोलने का बहुत शौक है, तो एक एक लाइन में एक जवाब दीजिएगा। मैं आपसे क्विकली पूछता हूं। अच्छा, आपने टूटी का मामला आपने बोला कि उनकी हिम्मत टूटी पड़ी है, ठीक है, आपने बोला। अब मैं आपसे आता हूं, आप महाराष्ट्र कैसे हार गए? मैंने कहा एक लाइन में जवाब। एक लाइन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तंत्र का दुरुपयोग करती है। अच्छा, जम्मू कश्मीर कैसे जीत गए? मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कैसे जोड़ना तोड़ना है। नहीं, जम्मू कश्मीर आप लोग जीते, अलायंस जीता। नहीं, आप भूली गए, नहीं आप था। अच्छा, अब अगले सवाल पे आते हैं। हरियाणा मैंने कहा हरियाणा में वही भारतीय जनता पार्टी ने क्या वही खेल किया जो भारतीय जनता पार्टी खेल में माहिर है, किस तरह से तंत्र का इस्तेमाल करना है। देखिए आपने मिल्कीपुर को कैसे रोका रखा, लास्ट में एक मिल्कीपुर का चुनाव कराया। हरियाणा बीजेपी तंत्र का इस्तेमाल करा। अच्छा, एक बात बताइए, झारखंड कैसे जीत गई इंडिया अलायंस? क्योंकि इंडिया अलायंस ने मेहनत की है। अरे वाह, अच्छा, तंत्र नहीं चला। एक सेकंड, सरकार नहीं थी, एक सेकंड। अब जहां सरकार होती वहां तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली वहां सरकार नहीं थी इनकी भाई, जहां सरकार होती वहां तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा नहीं? अच्छा, जहां क्या किया इन्होंने? अच्छा, क्या किया? नहीं, कुंदरकी में क्या किया था? एक सेकंड, आप तो बिल्कुल रोना शुरू कर देते हैं। मेरा अगला सवाल है, मेरा अगला सवाल है, दिल्ली कैसे जीत गई भारतीय जनता पार्टी? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को, मैंने अभी बोला, सरकार का तंत्र का उसे इस्तेमाल करना आता है। ये बहुत बड़ा आरोप है आपका। बीजेपी तंत्र का इस्तेमाल करती है, तंत्र का ऐलान इस्तेमाल करती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। बिल्कुल सही बात। एक सेकंड। उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, सरकार किसकी थी? बीजेपी की। केंद्र में किसकी सरकार थी? बीजेपी की। वहां पे तंत्र का इस्तेमाल नहीं हुआ था, क्योंकि कहां पे? उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में। तो पूरा लोकसभा का चुनाव हो रहा था ना। बहुत बढ़िया। तब कहां से कर पाएंगे? आम चुनाव हो रहा है ना। ओके, प्रेम शुक्ला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तंत्र नहीं, विकास के मंत्र का, जनसेवा के मंत्र का उपयोग करती है। और टोंटी चोर जो हैं वो सिर्फ एक ही जो है मुस्लिम तुष्टीकरण का मंत्र चलाते हैं। टोंटी चोरों के पास, बकरी चोरों के पास क्या है? और एक बकरी चोर, एक टोंटी चोर, चोरी के अलावा और चौर कर्म के अलावा कुछ शेष नहीं है। कोई टोंटी चुरा के ले भागता है, कोई बकरी चुरा के ले भागता है, कोई चोरी करना है, चोर कटाई के अलावा और कोनो कामकाज नहीं है। सवाल पूछता हूँ, चिचियाने लगे, हो गया, धैर्य टूट गया। प्रेम शुक्ला, क्या बात करते हो? टोंटी चोर की पार्टी काहे चिचिया रही है? किसी के लिए हम कुछ भी बोलने लगे। हमने बोला जो पार्टी लोग, उन्होंने सबसे पहले बोला। एक सेकंड, ऑडियो डाउन करिए इनका। ये डिबेट को आप हाईजैक नहीं कर सकते। क्या कहा जाए? किसने बोला सबसे पहले? बताइए। ये बकरी चोर क्या कहा जाए? शेर चोर कहा जाए? देखिए, ये सपा का दफ्तर थोड़ी है, आप ही बात करेंगे। बाद में बोला हूं। आप लगातार बोल रहे हैं अनुराग। नहीं, मैंने उन्होंने व्यक्तिगत हमला बोला, उन्होंने समाजवाद पार्टी की परिभाषा दी, तो हम गिनाना चाहते थे कि समाजवाद को फॉलो कर रही है। बिल्कुल। और बीजेपी की तंत्र के सहारे से जीत रही है। ऐसा है कि हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में तंत्र, मंत्र, यंत्र तीनों का प्रयोग सात्विक रूप से अगर कोई कर पाए, वो भगवती का सच्चा साधक और काल भैरव का सच्चा साधक होता है। तो अब ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं और कौन कर पा रहा है का अंतर स्पष्ट है। अगर मैं इनको बहुत अच्छी शालीन भाषा में जवाब दूं तो देखिए, सिंपल सी बात है आमिष जी, कोई भी तंत्र का प्रयोग अगर कर रहा है, मतलब यहाँ पर मैं जानती हूँ कि ये सरकारी तंत्र की बात करें, भाई सरकार उनकी है,
तो तंत्र का वो सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं। आपको लग रहा है गलत तरीके से हो रहा है, कैसे गलत तरीके से हो रहा है? अगर आपको लगता है कि आपने ये तो समाजवाद को फॉलो कर रहे हैं, ये तो समाजवाद को फॉलो करें, बात सही आप कह रहे हैं। समाजवाद इतनी व्यापक विचारधारा है कि समाजवाद के अंदर आप सीएम कार्यालय से, सीएम हाउस से जब आप बाहर आते हैं तो आप वहां की सारी व्यवस्था, वहां के सारे तंत्र चुरा कर ले जाते हैं। ये अगर समाजवाद है तो मैं क्या कहूं इस पे। एक समाजवादी हमारे यहां भी हुए थे बिहार में, जिन्होंने 950 करोड़ के लगभग का चारा गटक लिया था। तो अब ऐसे ऐसे तांत्रिक समाजवादी हमारे देश में हो जो कि तामसिक तंत्र का प्रयोग करते हैं तो क्या ही नहीं। तो आप ये प्रूफ करके दिखा दीजिए कि सरकारी जो वहां पे तंत्र था उसको लेके गए, प्रूफ कर दीजिए। आप झूठ बोलने से क्या फायदा? नहीं, आपने अभी बोला ना कि जो सरकारी, नहीं लालू यादव जी जेल जा चुके हैं, मुझे क्या प्रूफ करने की जरूरत है? आपने बोला एक वो थे, दूसरे वो थे, आप तो एक जो पहला वाला था वो कौन था जरा बता दीजिए। अनुराग जी, अगर आपकी शुचिता लोगों के मन में इतनी ज्यादा छपी हुई है, तभी 43 सीटें आई हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, आप बिल्कुल खुश रहिए कि ये झूठ फैलाते रहे कि सामान चोरी करके ले गए। मैं आपके बीच में बोली थी क्या अनुराग जी? मैं आपके बीच में बोली थी क्या? मैं व्यक्तिगत हमला नहीं करता। नहीं, आप व्यक्तिगत नहीं कर, मैं व्यक्तिगत हमला नहीं कर रही हूं। व्यक्तिगत हमला कर रही है। अखिलेश यादव मेरे मुख्यमंत्री थे। व्यक्तिगत बोला उन्होंने? अखिलेश यादव मेरे मुख्यमंत्री थे एक जमाने में। मैं सवाल पूछूंगी, सरकारी बंगला मैं बिल्कुल बोलूंगी। सरकारी बंगले से जब आप निकलेंगे तो आप बतौर मुख्यमंत्री निकल रहे हैं। सवाल मैं पूछूंगी और अगर कोई कहेगा, मैं पूछ तो रही हूँ, आप बीच में हैकल कहना कहते हैं। पहले अदब से, शांति से, पूरी बात बताइए ना, क्या बोलना चाह रहे हैं? अदब से तशरीफ रखे रहिए और बात कर रही है। बोलिए क्या ले गए, क्या ले गए, क्या नहीं ले गए, इसका जवाब आपको जनता ने ठीक तुरंत चुनाव के बाद। अच्छी बात है, आप काबिज हैं भैया। आप आज योगी जी की जगह अखिलेश यादव काबिज है वहां। उन्होंने ही महाकुंभ करा रहे हैं, वही गंगा में डुबकी अंतरराष्ट्रीय स्तर से भी लोग आके उन्हीं के तत्वावधान में श्रद्धालुओं की मौत भी हुई। बिल्कुल हुई है। उनके लिए बोलिए ना आप इस बात को। क्यों मैं बोलूं? आपके हिसाब से बोलूंगी, और उनके लिए संवेदनाएं हैं। देखिए ये हैकल, आप हैकल करते हैं अनुराग जी। आपको लगता है कि आपने व्यक्तिगत बोला और कहें कि आपके ऐसे अच्छा तो बेचारे की है ही नहीं। एक मिनट शांत हो जाइए। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप उनको बात ही नहीं करने देंगे तो फिर कैसे? शांत, ऑडियो डाउन करिए प्लीज। ये तरीका जायज नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है। आमिष जी, मैं पूछना चाहती हूँ, तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तंत्र शब्द की मैंने व्याख्या एक दी, तंत्र, मंत्र, यंत्र, भैरव और दुर्गा का नाम दिया। फाइनल क्वेश्चन 10 सेकेंड फाइनल क्वेश्चन। सुब्राष्ट्रा, क्या आपको लगता है कि पोस्ट 2024 के बाद आपको लगता है जो बीजेपी को एक सेटबैक लगा 240 के बाद भी, क्या लगता है आपको दोबारा बीजेपी ब्लैक बोर्ड पे गई? जी, ना केवल ब्लैक बोर्ड पे गई बल्कि इस मिशन के साथ गई कि हमारे सर पे जो कालिमा एक खींची जा रही है, उस कालिमा को मिटाना है। और मुझे लगता है कि इसका परिणाम आगे आने वाले कई इंपॉर्टेंट चुनावों पर भी पड़ेगा, जैसे बिहार के चुनाव पे इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। मुझे याद है 2015 के जो 2015 का चुनाव था, उसके पहले बीजेपी चूंकि दिल्ली हार चुकी थी, उसका एक बहुत बड़ा मैसेज गया था काडर को। तो ये बिहार के चुनाव के लिए, ये बंगाल के चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। अभी पूर्वोत्तर में भी चुनाव होने हैं, वहां के लिए भी एक बहुत अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है कि देयर इज अ मोदी मैजिक? मुझे लगता है महाराष्ट्र में मोदी वेव थी। देखिए, तंत्र मंत्र अलग बात है, लेकिन फैक्चुअल मैं तो यही कहूंगा सभी से, जितने पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, कम से कम हम लोग भाषा की मर्यादा को सहमत रखें। हम इस बात की भी सपोर्ट नहीं करते कि प्रधानमंत्री के यहाँ पे क्या लगा क्या नहीं लगा। ये भी ठीक नहीं है। ये भी ठीक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दूसरों के नेताओं के घरों की बात करते हैं। ये भी ठीक नहीं है। ये झूठ फैलाना बंद कीजिए। संवैधानिक पद पे बैठे लोगों का सम्मान करना सीखिए। ये सबके लिए यही बात कहना चाहता हूं। जी। और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बाबा बागेश्वर। अभी एक कंट्रोवर्सी हुई है रणवीर अलावादिया को लेकर और समय रैना को लेकर। इन दोनों पे आरोप है कि इन्होंने भारतीय संस्कृति को रौंद दिया है। माँ बाप जिन्हें हम ईश्वर का पर्यायवाची मानते हैं, ईश्वर का रूप मानते हैं, उनको लेकर भद्दी और गंदी बात की गई है। क्या कहना चाहते हैं आप? हमने उसमें अपनी प्रतिक्रिया पूर्ववत दी है और पुनः हमारा यही कहना है कि आप कुछ भी करो बहुत अच्छा है, पर जिंदगी में ऐसा कुछ मत बोलो जिससे
हमारी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारत के युवाओं का भविष्य गर्त में पहुंचे और दूषित हो गए। दूषित पद्धति व्यक्ति, मानसिकता का व्यक्ति पूरे समाज को गंदा कर देगा। उनके द्वारा कहा हुआ शब्द कई युवाओं के विचारों को दूषित कर देगा और हमें लगता है इसे मानसिक कुपोषण कहा जा सकता है। लेकिन ये आने वाली जनरेशन के लिए, जो जनरेशन इनको देखती है, उनको बाबा आप क्या कहना चाहेंगे? वो आपको भी फॉलो करते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उनको? उनको लगता है ये कूल है। आप देखो सबको नहीं, स्वतंत्रता के नाम पर अर्धनग्नता एवं दूषित और वासना की बातें प्रस्तुत करना या परोसना, इसे स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता। इसे कहा जा सकता है कि वासना का काम बनाना। इसे कहा जा सकता है कि आप यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देना। आप खुलेपन के नाम पर भारतीय संस्कृति का शुद्ध मजाक बनाने की बात कर रहे हैं, अपनी सनातन संस्कृति को शुद्ध दूषित करने की बात कर रहे हैं। भारत जिसके लिए जाना जाता है, चरित्र के लिए जाना जाता है, उस चरित्र का आप हनन कर रहे हैं स्वतंत्रता के नाम पर। जी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनको माफ कर देना चाहिए, इनकी पहली गलती है। आप इस पक्ष में हैं बाबा? हम बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है। माफ़, क्योंकि गलती जो सहज हो वो माफ़ की जा सकती है। ये वो गलती है कि बहुत विचित्र गलती है, हमें तो नहीं लगता कि ये माफ़ी योग्य गलती है। फिर जो कोर्ट निर्णय ले, समाज निर्णय ले, हम समाज नहीं है, पर हमारी मति अनुसार ये माफ़ के योग्य नहीं। जी, महाकुंभ चल रहा है, करोड़ों श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और कुछ दर्दनाक घटनाएं भी हुई हैं। ममता बनर्जी जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो ये यहां तक कह दिया है कि ये महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ हो गया है। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? ये बयान हमको तो नहीं लगता कि उत्तम है, क्योंकि महाकुंभ मृत्यु कुंभ नहीं है, मोक्ष कुंभ है। महाकुंभ सबको सतमार्ग पर ले जाने का है, सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार का है। हाँ, जो घटना हुई है वो बहुत दुखित है, इसमें कोई संदेह नहीं। उस कारण से हृदय में पीड़ा है, सबके मन में क्षोभ है और कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है। लापरवाही के कारण ये घटना हुई है, तो उस पर कार्यवाही हो, उस पर विचार हो। लेकिन महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना ये दर्शाता है कि आप शुद्ध सनातन विरोधी हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि फालतू है महाकुंभ। क्या महाकुंभ जैसी चीज फालतू हो सकती है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु जा रहे हैं? नेताओं के बयान पर हमें टिप्पणी तो नहीं करनी चाहिए, पर हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर महाकुंभ फालतू है तो हज यात्रा भी फालतू है, चर्च में जाना भी फालतू है, चादर चढ़ाना भी फिर फालतू है, फिर तो कैंडल जलाना भी फालतू है, फिर तो जो है बुद्धिज्म को मानना भी फालतू है। इस देश में फिर तो माता पिता को माँ बाप कहना भी फालतू है। वो हमारी आस्था का प्रतीक है, जहां करोड़ों लोग जा रहे हैं वो फालतू नहीं है। लेकिन मेरा फिर सीधा सवाल है, महाकुंभ और सनातन को टारगेट क्यों किया जाता है? पहले बोला गया कि सनातन HIV एड्स है, फिर कहा गया कि महाकुंभ फालतू है, फिर कहा गया कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ है। सनातन ही टारगेट क्यों? आपको क्या लगता है? क्योंकि सनातन के कुछ लोग बुजदिल हैं, वो जवाब नहीं देते हैं, चुप रहते हैं, जिस कारण से इनके बोलने की बातों में बड़बोलापन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हम इस देश को हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, ताकि आप कायदे में बोलेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। एक सवाल, एक कंट्रोवर्सी, जब महाकुंभ में हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, आपने एक बयान दिया कि मोक्ष मिल गया है, उसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई और कहा गया कि ये बयान बाबा बागेश्वर को नहीं देना चाहिए था। क्या कहना चाहते हैं आप? आपसे भी त्रुटि हुई थी तब? सफाई देने के पहले खेद व्यक्त करते हैं। दूसरी बात, हमारा मंतव्य बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अब उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि घटना हो चुकी थी, सामने ही पूरा भयावह स्थिति थी, मंजर विचित्र था, छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, हमारे अंदर भी फीलिंग है हम, और वो पूरा कार्यक्रम श्रद्धांजलि समारोह था। अब ये तो हम कह नहीं सकते कि ठीक मर गए, क्या कहते, तो कुछ ना कुछ डांडस तो बनाना पड़ेगा ना परिवार को। पर हमारी बात को दूसरे भाव में ले लिया, भाव का अर्थ अनर्थ कर दिया है लोगों ने। क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए? जातिगत जनगणना के पक्ष में हम बिल्कुल भी नहीं है। अगर गणना ही करनी है तो अमीर और गरीबों की कर दो। आप कितने अमीर हैं और कितने गरीब हैं। पर राहुल गांधी तो और अखिलेश यादव, केजरीवाल सब कह रहे हैं होनी चाहिए जातिगत जनगणना।
अब उनका अपना निजी मत है, सबको अपना मत बोलने का अधिकार है। जातिगत जनगणना से देश गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा, और जातिगत जनगणना करके करोगे भी क्या, पर अगर जातिगत जनगणना करेंगे तो देश गृह युद्ध की तरफ जाएगा। और हम सबको भारतीय बनाना चाहते हैं ना, हम जातियों में बांट करके सीमित और संकुचित क्यों नागरिकों को करें। भारत के लोगों की सोच व्यापक करें, राष्ट्रव्यापी करें, नेशनलाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना। कास्टिज्म से हमें ऊपर उठ के राष्ट्रिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। ये बड़ी लाइन बोली आपने, कास्टिज्म से ऊंचे उठकर हमें राष्ट्रिज्म, नेशनलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल है, मैं 3 आपसे नाम लूंगा, एक एक करके, एक एक लाइन में आपको जवाब देना है। मैं 3 नाम लूंगा आपके सामने। मैं पहला नाम ले रहा हूं अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी का। ठीक है, महापुरुष हैं और वो अपना कार्य कर रहे हैं, अच्छा है जी। दूसरा नाम जो है वो है ये जो ब्रॉडकास्टर लॉबी है, जो पॉडकास्ट करते हैं, और इसमें जो रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, इनके बारे में एक लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे? समय के साथ चलो, समय से आगे चलने की कोशिश करोगे तो गिरोगे। जी। अच्छा, अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए एक शब्द आप कुछ कहना चाहेंगे? कान के कच्चे ना रह करके सबको लेकर के चलना चाहिए, तो हमें लगता है कि मैत्रीय देशों से मित्रता प्रगाढ़ रहेगी। अच्छा, एक सवाल सोशल मीडिया पे आपके लिए आया है, अब मुझे हिचक हो रही है पूछूं कि नहीं पूछूं, लेकिन मैं पूछ लेता हूं, माफी के साथ पूछ लेता हूं। कहा जा रहा है कि आप इतने हैंडसम हैं, इतने स्मार्ट हैं, और आपकी तो शादी की उम्र भी है, तो बाबा शादी करने का विचार करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ, करते हैं करते भी हैं विचार, और जल्दी ब्याह भी करेंगे, और आपको भी आमंत्रण कार्ड देंगे, न्यूज़ 18 को भी आमंत्रण कार्ड देंगे। सूट अभी से मत सिलवाना, छोटा पड़ सकता है। पहले कुछ हमारे सपने हैं जो हम जगते हुए देख रहे हैं, वो हमें सोने नहीं दे रहे। हमें पहले इस बुंदेलखंड के लिए कुछ करना है फिर। तो मतलब कितने महीनों का या सालों का या दशकों का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, दशकों का नहीं, बस जल्दी ही हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। हम 95 साल में थोड़ी करेंगे। जी, बाबा बागेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है।